हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं देर नहीं करते हुए आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रतियोगी प्रश्न बताऊंगा। आप लोग ध्यान देंगे तो पहले प्रश्न के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न जो है आने वाला है। आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। पहला विकल्प दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की माप। दूसरा विकल्प दिया है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। तीसरा विकल्प है सी वाला 6.5 सेंटीमीटर, 105 मिलीमीटर, 39 मिलीमीटर। और डी वाला चौथा विकल्प 3.5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ये इस बार की अभी जो करंट एग्जाम जो हुआ है 23 जनवरी को, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था यूपीटीईटी वाले एग्जाम में। तो मैं इस तरह का प्रश्न जो मेरी क्लास देखा रहा होगा बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। पिछले जो मैंने क्लासेस बताया है यूपीटी ये सारी त्रिभुज से संबंधित, उसमें उससे संबंधित बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। आप इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरी सारी पिछली क्लास जो त्रिभुज से संबंधित है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए, त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं, उसमें दो भुजाओं की लंबाई का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है, बड़ा होता है। उसी पर आधारित है ये। कम नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज की रचना संभव होगी। आप देख लीजिए, पहले विकल्प में दिया है 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ दें, 3 3 6 सेंटीमीटर और ये भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाओं का योग एक भुजा से बराबर हो जा रहा है। तो मतलब पहला जो है वो सही नहीं होगा। आपके सामने ही स्पष्ट है, 6 सेंटीमीटर और दो भुजाओं का योग भी 6 सेंटीमीटर ही हो रहा है, इससे अधिक नहीं हो रहा है। तो ये पहला विकल्प गायब हो गया। दूसरा देखिए, ये 6.3 सेंटीमीटर है, ये 5.9 है, ये 4.6 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ी भुजा ये है। तो इन दोनों भुजाओं को हम जोड़े बी के लिए, तो आप देखेंगे ये 5.9 और 4.6 अगर जोड़ते हैं आप तो 9 6 15, 5 4 9 1 10, ये 10.5 सेंटीमीटर ये हो रहा है। 9 6 15 और 5 4 9 1 10, 10.5 सेंटीमीटर। और ये बी वाले को आप देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, सीधा सीधा जो है यही भुजा होनी चाहिए। बी वाला जो होगा आपका विकल्प ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप देख सकते हैं कैसे सही होगा। इसको अगर आप जोड़े सी वाला, ये बी वाला ही सही होगा विकल्प आपका तीसरी भुजा से, यानी जो एक भुजा दिया है 6.3 सेंटीमीटर, उससे दो भुजाओं का योग जो है बड़ा है। आप देखिए, मैं सही बता रहा हूं नहीं सही बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए। 6.5 सेंटीमीटर इसमें सबसे बड़ी भुजा है, ये मिलीमीटर में दिया है। तो 105 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से भाग करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर ये 10 मिलीमीटर होता है, या 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 105 में आप 10 से भाग कर देंगे तो ये 10.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और इसमें भाग कर देंगे तो ये 3.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने कहा ये बड़ी भुजा है, लेकिन बड़ी भुजा ये दिख रही है 105 मिलीमीटर। तो ये 3.9 और 6.5 ये जो है इससे अधिक होना चाहिए। 3.9 और 6.5 अगर आप जोड़ते हैं तो 9 5 14, 36 9 1 10, 10.4 हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है। तो ये जो है यानी इससे कम हो रहा है सबसे बड़ी भुजा से, इसका मतलब ये जो है नहीं सही होगा ये, और ये भी सही नहीं है।
और डी वाला देख लीजिए ये 3.5, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो 5.3 और 3.5 इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी बड़ा होना चाहिए। 5.3 और 3.5, ये 5 3 8, 5 3 8, ये 8.8 ही हो रहा है और ये 9.2 है, तो ये भी गलत है। यही जो है सही होगा, यानी बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बाबू आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हमेशा किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजाओं की लंबाई का योग होता है वो तीसरी भुजा जो होती है उसमें उससे बड़ा होना चाहिए। कम होगा तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, अधिक ही होगा, बराबर या कम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी इस साल जो 23 तारीख का एग्जाम हुआ यूपी टेट का उसमें आया हुआ है। पहला दिया है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। दूसरा दिया है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तीसरा दिया है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/3 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और चौथा दिया है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अभी हमने इसके ठीक पहले जो है 1-2 दिन पहले मैंने थेल्स की प्रमेय बताया है और उसमें बहुत सारी चीजें और भी त्रिभुज से संबंधित मैंने बताया, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनसे संबंधित, उसी को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जब भी मध्य बिंदु होते हैं, उसमें एक पॉइंट था, त्रिभुज के जब भी मध्य बिंदु होते हैं वो दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु होंगे सदैव जो होंगे वो उसके सम्मुख वाली जो भुजा होती है ठीक उसके समांतर होंगे। यानी ये डीई पैरेलल जो होगा ये बीसी के होगा और फिर इसका मध्य बिंदु इन दोनों भुजाओं का ये है तो डीएफ पैरेलल एसी हो जाएगा, ये डीएफ पैरेलल एसी हो जाएगा। और वैसे ही अब ये इसका मध्य बिंदु है ई और एफ जो है इन दोनों भुजाओं के एसी और बीसी के हैं, तो इसका डी एफ पैरेलल एसी हो गया। अब ये ई एफ जो है इसके मध्य बिंदु एसी और बीसी के हैं तो ए बी का पैरेलल हो जाएगा, ये ई एफ पैरेलल ए बी। अब इसके आधार पर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो हर तरीके से क्षेत्रफल भी बराबर होगा, भुजाएं कोण सब बराबर होंगे। आप देख सकते हैं जब ये पैरेलल हैं तो आप इन दोनों त्रिभुजों को ही आप देख लीजिए, जब पैरेलल है ए डी ई एफ, तो आप इसी में देख लीजिए एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ए, चूंकि एसी का पार्ट जो है ए है और डीएफ एसी और डीएफ पैरेलल है तो ए और डीएफ भी पैरेलल होंगे। वैसे ही ईएफ जो है इसके पैरेलल है ए बी के है तो एडी भी जो है पैरेलल होगा ईएफ के। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे तो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए, समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। यानी अगर चतुर्भुज में इसमें देख लिया जाए और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो यहां आप देख लीजिए ये समांतर चतुर्भुज के हिसाब से अगर देखा जाए, समांतर चतुर्भुज इसमें ए डी एफ ई में अगर देखें हम तो ऐसे ही सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर
कोण एफ, ये दोनों बराबर हो गए और भुजाएं भी बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो भी बराबर होंगी। ई एफ बराबर जो होगा ये डी ए के होगा या एडी के हो जाएगा, और डी ये डी एफ बराबर ए के हो जाएगा, डी एफ बराबर ए के। और देखिए तीनों भुजाएं डी दोनों में कॉमन है, ये डी ई जो है उभय डी ई, अगर आप देखें डी उस तरीके से अगर त्रिभुज की बात करें, केवल त्रिभुज ही देख लीजिए, तो आप यहां देख रहे हैं त्रिभुज एडीई के व त्रिभुज डीईएफ के लिए, त्रिभुज डीईएफ के लिए अगर आप देख लें तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, तो वैसे ही दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और वैसे ये कोण भी बराबर हो गया, तो आप चाहे भुजा 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 कर दीजिए, चाहे भुजा कोण भुजा कर दीजिए, वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ये भुजा कोण भुजा के अनुसार ये त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग सम, एडीई सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ त्रिभुज डीईएफ। इसी तरीके से आप चारों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, और जब सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो ये एक बड़े त्रिभुज के ही चारों भाग हैं, तो 1/4 ही जो होगा, यानी चौथाई हिस्सा, इसके 4 त्रिभुज बने हुए चौथाई हिस्सा ही जो है ये इस त्रिभुज का होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका बी वाला सही होगा। अब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे आज का। आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 7 है, इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? ए वाला विकल्प दिया है 280 अंश, बी वाला दिया है 210 अंश, सी वाला दिया है 140 अंश, डी वाला दिया है 105 अंश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें अनुपाती योग पहले कर लेंगे आप। अनुपाती योग तरीका यही होता है, 2 + 3 + 7, तो 2 3 5 7 12 हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोण की माप पूछा है, तो सबसे बड़े कोण की माप यही जो अनुपात 7 दिया है, इसी की माप होगी, जिसका अनुपात अधिक होगा तो बड़े कोण की माप हो जाएगी। बड़े कोण की माप वैसे ही आप निकाल देंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, तो 180 गुणे अनुपात सबसे बड़ा 7 है, और बटा अनुपाती योग दिया है 12। आप काट सकते हैं, ये 12 कम 12 कट जाएगा, 12 कम 12 से 18, 12 बचे 60, 15 सते 105 अंश, यानी डी वाला विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आज का चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज में यदि 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो, तो कोण ए बराबर व्हाट कितना? इसमें विकल्प ए दिया है 60 अंश, बी दिया है 80 अंश, सी दिया है 30 अंश, और डी दिया है 40 अंश। जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो एक तरीका है, आप ध्यान देंगे, 3 कोण ए दिया है तो इसमें कोण ए बराबर मान लेंगे k/3, और कोण बी बराबर मान लेंगे 4/3।
सॉरी k/4 और कोण C बराबर मान लेंगे k/6। और आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो तीनों को आप जोड़ेंगे, तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए। ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर k/3 प्लस k/4 प्लस k/6 बराबर 180 अंश। और ये आप निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा लघुत्तम, इसका हो जाएगा 12 और ये 3 चौक को 12, 4 के और प्लस 4 तिहाई 12, 3 के और प्लस 6 दुना के 12, 2 के बराबर 180 अंश। अब 4 3 7 2 9 के बराबर 9 के बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 180 गुणे 12/9, 9 दुना 18, ये 20, 12 दुना के 24, 240 अंश ये के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, 9 के आ जाएगा तो 9 के 9 जोड़ देंगे बटा में 9 हो जाएगा, ये के बराबर इतना हो जाएगा, जोड़ने पर ये बटा हो जाएगा। तो k का मान 240 अंश आ गया। तो कोण A का मान, कोण A बराबर k/3 दे दिया, इसी हिसाब से कोण A बराबर हो जाएगा k/3 बराबर 240/3 बराबर 3/24, 80 अंश। ये आपका B वाला विकल्प सही होगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दे तो केवल यही तरीका है लगाने का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब आएगा। आपके सामने स्क्रीन पर 5वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 45 अंश तथा कोण B माइनस कोण C बराबर 30 अंश, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा। यानी अब ऑप्शन दे दिया उत्तर इसमें, विकल्प A 150 अंश, B 155 अंश, C 145 अंश, D 135 अंश। लाइव क्लास रहता तो आप लोगों से विकल्प हम वो करते। लाइव की भी व्यवस्था जल्दी ही होने वाली है। इसको जब इस तरह का प्रश्न जब दिया हो तो आप कैसे लगाएंगे। इसमें कोण A माइनस कोण B बराबर 45 अंश दिया है, तो यहां मान लीजिए कोण A बराबर जो है K, इतना मान ले अगर हम कोण A बराबर K, तो इसके हिसाब से कोण B कितना हो जाएगा। कोण A माइनस कोण B दे दिया है 45 अंश, तो आप समझ सकते हैं कोण B बराबर ये 45 इधर आ जाएगा, K A की जगह आप रख देंगे, यानी ये 45 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोण A माइनस 45 अंश बराबर हो जाएगा कोण B। A की जगह आप K रख दीजिए, कोण B बराबर हो जाएगा K माइनस 45 अंश। अब इससे कोण C का भी मान आप निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से कोण B माइनस कोण C बराबर 45 अंश दिया है, तो इधर आएगा माइनस आएगा, कोण B माइनस 45 अंश, सॉरी कोण B माइनस कोण C बराबर 30 अंश दिया है, ये 30 अंश, तो कोण B माइनस 30 अंश बराबर हो जाएगा, कोण C के इधर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा, तो अब कोण C बराबर हो जाएगा, यहाँ K रख, कोण B का मान रख देंगे, कोण B का मान दिया है K माइनस 45 अंश माइनस 30 अंश, तो कोण C का मान हो जाएगा K माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हैं जुड़ जाएंगे, K माइनस 75 अंश। अब तीनों अंतः कोणों का योग आप सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A, कोण B और कोण C को जोड़ के आप K का मान निकाल के इसे निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसके हिसाब से K प्लस कोण B का मान दे दिया है K माइनस 45, K माइनस 45 अंश
प्लस कोण सी का मान दे दिया है k माइनस 75 अंश, और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। जोड़ देंगे ये तीनों, 3k और ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस 5 5 10 7 4 11 12 120 अंश बराबर 180 अंश। तो k बराबर ये इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 180 प्लस 120 बटा, ये बटा में हो जाएगा 3, तो आप जोड़ देंगे 0 8 2 10 और 1 1 2 1 3, 300 बटा 3, ये हो जाएगा आपका 100 अंश। k का मान आ गया 100 अंश। तो अब आप इसके हिसाब से कोण A प्लस कोण B आप निकाल सकते हैं। तो ये कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, A का मान आप रख दीजिए, A का मान 100 अंश और प्लस B का मान दिया है K माइनस 45, तो 100 माइनस 45 अंश, और ये जुड़ जाएगा 100 प्लस ये आपका हो जाएगा 55, घटा देंगे इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा 155 अंश कोण A प्लस कोण B, यानी आपका B वाला विकल्प सही होगा। समझाने के लिए हमने इतना लंबा बताया, लेकिन आप जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो शॉर्टकट में ही आप लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे। तो अगला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आएगा, आप ध्यान देंगे। आपके सामने स्क्रीन पर 6वां प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। इसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः पी क्यू आर है, यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर हो, तो यह त्रिभुज कौन सा है। ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 2008 में आया हुआ है, मतलब सी सेट में आया हुआ है। ये पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज, चौथा अधिक कोण त्रिभुज। जब भी इस तरह का सवाल हो तो पहले भुजाओं की लंबाई के संबंध में हम सोचते हैं। तो यहाँ जो संबंध दिया है उससे हम कैसे भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप देखिए, ये फैक्टर दिया है, गुणनखंड है, तो आप ध्यान देंगे इसको, गुणनखंड से कैसे आप निकाल सकते हैं। ये दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। दो का गुणा अगर हम सब में कर दें तो कैसा संबंध ये होगा, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr। अब सबको इधर अगर हम ला दें तो ये सब माइनस हो जाएंगे, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और ये आएंगे तो माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2pr, ये हो जाएगा। अब इन सबको हम तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, p को दो जगह, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस इसके साथ ये ला दे माइनस 2pq, और प्लस ऐसे ही इन दोनों को तोड़िए। अब अभी भी ये तोड़ सकते हैं, ये q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तभी तो ये दो q होगा, q दो q हो गया, r स्क्वायर माइनस इसके साथ 2qr कर दीजिए। एक गुणनखंड ये दिख रहा है आपका, एक गुणनखंड का पार्ट ये हो गया, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सब इधर आ गया है। तो अब ये प्लस, अब ये आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर भी 2 हो गया, अब पी भी 2 हो गया, इज इक्वल टू, हम ये पी आर को आर पी भी लिख सकते हैं, ये माइनस 2rp इज इक्वल टू 0, ये गुणनखंड ये हो गया। आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। उसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको पूरा हम लिख सकते हैं, ये
p माइनस क्यू होल स्क्वायर और प्लस ये लिख सकते हैं q माइनस आर होल स्क्वायर, इतने को और इतने को लिख सकते हैं प्लस r माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बेस पर ये तीनों के बराबर 0 दिया है तो अलग अलग सबका मान हम निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इसके हिसाब से, ये p माइनस क्यू यहां हम लिख रहे हैं, ये इज इक्वल टू 0 इसके हिसाब से होल स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाल देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, अब वर्गमूल निकाल देंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तीन पार्ट यहाँ पे बन रहे हैं तो इसलिए p बराबर q हो जाएगा। उसी हिसाब से इससे भी अगर निकालेंगे तो ये q माइनस आर बराबर 0, तो q बराबर r हो जाएगा। और उसी हिसाब से इसको भी निकाल देंगे तो r माइनस पी बराबर 0, तो r बराबर p हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जब p बराबर q है, q बराबर r है, तो r बराबर p भी है। तो इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, p बराबर q बराबर r। और जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब है कि विकल्प बी सही है। आप समझ गए होंगे, विकल्प बी ही सही होगा।